अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। भली करे आया जी आया नू वश अत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। खूबसूरत दिन है और दिन का आगाज भी खूबसूरत होना चाहिए। और जब दो आप खूबसूरत चेहरे देख लेते ना तो दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। सही है। दूसरा कौन है? मैं हूँ एक आप है। नहीं, मैंने कहा आप हैं, दूसरा कौन है? आप है ना, आप है भाई। आप खूबसूरत है, मैं खूबसूरत हूँ। जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं सब ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत आगाज का। तो आज के शो में है क्या कुछ। एक ऐसी रस्म है हमारे माशरे में जो इंतहाई गलत है। कई खातीन इसकी भेंट चढ़ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई हम होते नहीं देखते। ये क्या वजह है? कुरान से शादी, इस पे हम आज जो है वो मुकम्मल बात करेंगे। दौरे जदीद में ये जो पुरानी रवायात हैं इनको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। और शो में आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की भी आपको सैर करवाएंगे जहाँ पर ये रवायात हमने देखी हैं। सो ये कौन सा शहर है, क्यों सोच अभी तक नहीं बदली है, इस पर आज हम बात करेंगे। बात खूबसूरती की भी होगी क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो खूबसूरत दिखाई दे। खूबसूरत दिखने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं और ये आपका हक भी होता है कि आप खूबसूरत लगें, आप प्यारे लगें, आप प्रेजेंटेबल लगें। लेकिन इसके लिए जो आप क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं फार्मूला क्रीम है, कुछ लोग कहते हैं जी सर्जरी करवा लें, कुछ लोग कहते हैं जी आप फलानी चीज़ करवा लें, फलाना फेशियल करा लें, बड़े प्यारे लग जाएंगे। तो ये कितने कारआमद साबित होते हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे जी। और ना खुद जीते ना जीतने दिया। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच एक गोल से बराबर हो गया। बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान ने मुकाबला बराबर किया। गुड स्टार्ट ऑल दो। दूसरी जानिब प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ, अब होगा एक्शन। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज भी कराची में होगा। और इसके अलावा और क्या है स्पोर्ट्स में? इसके अलावा जनाब वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन शामिल होगा, आगे चल के हमारे साथ जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा खबर ये भी है कि पाकिस्तानी कोहपैमा का एक और कारनामा सामने आया है। शेरोज काशिफ ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली है। शेरोज ने यह कारनामा पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम किया है। और इसके अलावा हरमैन जाना हर कोई चाहता है, लेकिन वहाँ का बुलावा किस्मत वालों को ही आता है। शो में आज ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जिसे बुलावा आया तो वो सऊदी और उम्रा करने बाइक पर पहुंच और ये कितना मुश्किल सफर रहा होगा। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह जा रहे होते हैं ना जहां आपको पता है कि ये तो वो दर है जहां सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तो वो जो चैलेंजेस होते हैं, वो जो मुश्किल होती है, वो शायद कहीं दिमाग में रहती नहीं है और आपके अंदर एक खुशी होती है कि बस अल्लाह के घर जाना। और ये बुलावा हमें जो आया है, अल्लाह करे कि हम सबको, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको अल्लाह के घर से बुलावा आए, हम वो जगह देखें जहाँ दिन रात अल्लाह पाक की रहमत बरसती रहती है। चले जी, एक और खबर है। शरह सूद 11 साल की बुलंद तरीन सतह शरह 13.75 पर पहुंच गया है। और शरह सूद में इजाफे से महंगाई कितनी बढ़ेगी और आम आदमी पर कितना असर होगा, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन क्या कुछ होता रहा है कल रात सियासत में, बहुत ही आम आदमी पे बहुत असर पड़ रहा है। हम आदमी क्या, जो खवास हैं उन पे भी पहले तो उन्हीं पर असर पड़ रहा है। लाहौर के मॉडल टाउन में PTI के एक कारकुन के घर पर छापा मारा गया तो घर की छत से नामालूम मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे एक पुलिस एहलकार कमाल अहमद जो है वो शहीद हो गया। अनस जफर रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर में रात भर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का एक्शन। दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करके थानों में मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में साजिद नामी कारकुन के घर पर छापा मारा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक साजिद के मकान की छत से नामालूम मुलजिम ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस का कांस्टेबल कमाल अहमद सीने पर गोली लगने के बायस जख्मी हुआ, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जब क्रैकडाउन कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट हैं जो कि लॉ को अपने हाथ में ले रहे थे और हल्ला गुल्ला कर रहे थे, वहाँ पे हमने पुलिस ने रेड किया है। और उसके रेड के दौरान जो 112C मॉडल टाउन है, साजिद साहब हैं कोई, उनका घर है, उनके किसी शख्स ने, जो अभी तक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया। वाक़े की इत्ला मिलते ही DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी जनरल अस्पताल पहुंचे और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अभी हम जिस शख्स ने इतना घिनौना और संगीन जुर्म किया है, इंशाअल्लाह वो हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। रेड हम कर रहे हैं
और इंशाअल्लाह उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई। एलीट फोर्स और पुलिस ने साजिद नामी मुलजिम के घर पर दोबारा छापा मारा। मुलजिम साजिद और उसके बेटे अक्रमा को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा फायरिंग का इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद असल कातिल की शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जनाब कल है 25 तारीख और कल क्या होने जा रहा है। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था 25 को, लेकिन लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पंजाब के तमाम अजला में गुज़श्ता रात हमने देखा कि छापे मारे गए। विहाड़ी से रुकने कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी के सिवा कोई और अहम रहनुमा पीटीआई का ऐसा नहीं था जिसे अरेस्ट किया गया हो। कारकुनान की बड़ी तादाद को हिरासत में ले लिया गया और रावलपिंडी में शेख रशीद और राजा बिशारत, जबकि इस्लामाबाद में असद उमर और बाबर अवान, जबकि सियालकोट में फिरदौस, आशिक अवान और उस्मान डार की रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे गए हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ ये बड़ा क्रैकडाउन जारी है और ऐसे में पुलिस ने अब तक 150 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें 16 एमपीओ के तहत नजरबंद किया जाएगा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन। लाहौर समेत पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में धड़ाधड़ छापे मारे गए। सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में इजलास के दौरान साबिक गवर्नर मियां अजहर के साहबजादे पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर के घर पर छापा मारा गया। पुरअमन एहतजाज करना और एक जमहूरी और आइनी हक है हमारा, और मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे घर में हुआ है ये आइन की खिलाफ वर्जी थी। चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। मैं एक सिटिंग इस वक्त, क्योंकि मेरा तो इस्तीफ़ा भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक रुकन कौमी असम्बली हूँ, साबिक वफाकी वज़ीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या करेंगे। लेकिन हम आप भागने वाले नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। हम्माद अजहर कारकुनों की बड़ी तादाद के झुरमुट में फरार होने में कामयाब हो गए। फरार के बाद ट्वीट किया, रोक सको तो रोक लो। इस दौरान पुलिस ने हम्माद अजहर की रिहाइशगाह से 20 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया। दीगर इलाकों में भी दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। 150 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया। CCPO लाहौर की जानिब से तमाम डिविजनल SPs को 740 के करीब कारकुनों की फहरिस्तें फराहम की गयी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी पुलिस ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, पीटीआई रहनुमा असद उमर, बाबर अवान और राजा बिशारत के घरों पर छापे मारे, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। तमाम रहनुमा रूपोश हो गए। विहाड़ी से साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी ताहिर इकबाल के सिवा पूरे पंजाब से कोई काबिल जिक्र गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। हिरासत में लिए गए पीटीआई कारकुनों को 16 MPO के तहत जेल भेजा जा रहा है। और कराची की अगर हम बात करें तो कराची में पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, जबकि 2 रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन गिरफ्तार रहनुमा सैफुर रहमान के घर के पास मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। यासिर बताएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, खानदानी जराए क्या बता रहे हैं? आज बिल्कुल महक देखें, रात भर सिंध पुलिस ने जो है सीनियर रहनुमा जो पीटीआई के हैं उनके घरों पे छापे मारे हैं, जबकि 2 रहनुमा जो एक अताउल्ला खान और दूसरे सैफुर रहमान उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैफुर रहमान के घर के बाहर, जो कि MNA साबिक MNA और उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मैं जान लूँगा कि अगला लाए अमल क्या होगा। मगर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और उनके पास अहले खाना का ऐसा बताना है कि कोई ऐसा सर्च वारंट या कोई ऐसा गिरफ्तारी के दस्तावेज़ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद पुलिस ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए दीवार कूद कर दरवाजे के ऊपर से घर के अंदर दाखिल हुए, जिनके हमरा लेडीज सर्चर्स भी मौजूद नहीं थी। ख़वातीन का भी कोई एहतराम ना किया गया और सैफुर रहमान को अपने साथ लेकर चले गए। ऐसे में जब छोटे भाई थे उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो भाइयों के ऊपर तशद्दुद किया और मोबाइल भी छीन के उनका हमरा ले गए। उस वक्त हमारे साथ जो सैफुर रहमान के छोटे भाई हैं उनसे हम मज़ीद जान लेते हैं। सर, क्या अगला लाहे अमल होगा आपका? लाहे अमल के हवाले से तो पार्टी वो करेगी, लेकिन एज अ फैमिली हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसको किस जुर्म में जो है गिरफ़्तार किया गया है और कहाँ लेके गए हैं। और हमारी फैमिली को सेहत के हवाले से उनके जो है तशवीश है, क्योंकि वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे। हम 1-2 थानों पे भी गए तो अभी तक हमसे जो है ऑफिशल्स ने कोई रब्ता नहीं किया कि हमने क्यों पकड़ा है और किस वजह से पकड़ा है और कहाँ रखा है। तो बाकी तो आपके सामने है, मीडिया पे सारी चीज़ें चली हैं। हमने उनसे बार बार पूछा कि आप
किस जुर्म में उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, आपके पास कोई सर्च वारंट है या आपके पास कोई FIR है। जो आपने बताया कि तशद्दुद किया है कि आपके दोनों आप पे और आपसे जो मेरे छोटे भाई हैं तो वो उनसे मोबाइल छीन रहे थे, जब उनको लेके गए उसके बाद बाइक पे और एक मोबाइल थी उसमें से पुलिस वाले उतरे और उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया और उनसे जो है मोबाइल लेके वो चले गए। ठीक है जी। यहाँ पे सैफ रहमान के जो छोटे भाई हैं उनका कहना है कि मुझ पे और मुझसे जो छोटा वाला भाई है उनके ऊपर तशद्दुद किया, मोबाइल छीना और यहाँ से चले गए। जबकि जो 3 और रहनुमा हैं जिसमें सईद आफरीदी, शाहनवाज जदौन और बिलाल गफ्फार, उनके घर पे भी पुलिस ने रात गए छापे मारे, मगर उस छापे के दौरान वो तीनों रहनुमा घर पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आप हमें अपडेट कर रहे हैं। ये छापों का जो है ये जारी है और उसके साथ साथ नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। रिटेलिएशन में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर में छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग का लिया नोटिस और शहीद कांस्टेबल कमाल को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत की हैं कि फायरिंग करने वालों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और सोगवार ख़ानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि कांस्टेबल कमाल ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर हम नहीं छोड़ सकते। ये पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। राना सनाउल्लाह वक्त वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अंदाज़े से गुफ्तगू करने के लिए। जो कुछ होता रहा है कल रात और अफसोसनाक के वाक़या पेश आया है, पुलिस अफसर जो है शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है उसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाएगी, न तो किसी में ज्यादती की जाएगी और अगर किसी ने ज्यादती की है, जुल्म किया है तो उसको वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है, ये कोई जमहूरी एहतजाज नहीं है, ये एक इमरानी फितना है। उस फितने को जो है वो मुल्क पे मुसम्मत करने के लिए ये एक गुमराह टोला है जो ये सारी हरकतें जो है वो कर रहा है। तो इसलिए पूरी कौम को चाहिए कि इस इमरानी फितने की सरकोटी के लिए वो पूरी तरह से मुतहद हो, क्योंकि इस फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया है, इसने सियासी तौर पर तबाह कर दिया है, सियासी रवायात को ख़त्म कर दिया है, ये बच्चों तक मामला को ले गया है और ये जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता है वो आपके सामने है। तो ये फितना अगर सर उठाएगा तो ये मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को दिखा जाएगा। सही। तो इसलिए वो तमाम लोग जो इस फितने में मुब्तला हो चुके हैं उनको समझाना भी चाहिए, उनको रोकना भी चाहिए। सही। और पूरी कौम को और तमाम अदारों को ये काम करना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक या कुछ सियासी जमातों या ये कोई किसी एक हुकूमत का काम नहीं है, ये एक फितना है और ये फितना जो है ये अब इसमें कोई शक नहीं कि ये बैरूनी साजिश भी इसमें मुलव्वस है कि इस आदमी को प्लांट किया गया किस तरह से कि इस जदीद बदबख्त इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से जो है वो पहले मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया है, अखलाकी तौर पर तबाह किया है, सियासी रवायात को तबाह किया है और अब अमन की सूरत हाल। राना साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन PTI ये कहती है कि आप उनकी मकबूलियत से डर गए हैं, आप लोगों का बयानिया जो है अवाम में मकबूल नहीं हो रहा है और आप PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफ खा के गिरफ्तारियां अमल में ला रहे हैं, क्या ऐसा ही है? कौन सी नहीं, आप मुझे बताया ना, ये कौन सी बढ़ती हुई जो है वो इनकी जो है ये मकबूलियत और कौन सा उनका बयानिया है। हम जब 3 साल कहते थे कि इलेक्शन करवाएं तो ये कहते थे एक दिन पहले इलेक्शन ही करवाएंगे, अब ये कहते हैं कि जनाब आप फौरी जो है वो इलेक्शन करवाएं। तो ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो इनकी मकबूलियत का हमारी मकबूलियत का पता चल जाएगा। अब ये क्या तरीका है जी कि वो एक सूबे से एक वफाक की इकाई से वफाक के ऊपर हमलावर हो रहा है। ये जो कल आ रहे हैं ये एक वफाकी इकाई का वफाक पे हमला है। इस हमले को अगर रोका नहीं जाएगा, इस रवायत को आगे बढ़ाया जाएगा या कायम कर दी जाएगी तो फिर इसके जो असरात होंगे
वफात पे ये कोई कोई बताने वाली बात, मेरे बताने वाली बात नहीं, हर आदमी जो है उसको समझ सकता है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस फितने को या वो रोका जाए। राणा साहब, रोकने के लिए कल का दिन बड़ा आम है, तो क्या हिकमत अमली है, क्या लाए अमल है? क्योंकि इस तरीके से अगर खुदा न खास्ता खाकम बदहन एक पुलिस एहलकार है, उसकी शहादत हुई है, जिसका सबको बड़ा अफसोस है, ये तो आगे अगर इसी तरह मामलात रहे, आप रोकने जाएंगे, वहाँ से रिटेलिएशन होगी, तो दिस कैन टर्न इनटू वेरी ब्लडी थिंग। नहीं, देखिए मामला ये है कि अगर एक फसादी और शर्पसंद ग्रोह के हवाले आपने अपना कैपिटल कर रहा है कि वो आगे यहाँ पे मुहासरा करे, तो फिर ये फैसला तो कैबिनेट ने करना है। अभी आज कैबिनेट का इजलास है, जो फैसला हुकूमत करेगी मैं उसका पाबंद हूँ, लेकिन मेरी जाती जो राय है वो जो मैं पेश करूंगा मीरा साहब को भी और कैबिनेट को भी कि इस फितने को हमें रोकना चाहिए और इसे यहाँ दाखिल नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। और राणा साहब, बड़ा ज़रूरी है ये कि इस चीज़ को रोकने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए जिसमें हम किसी का नुकसान ना देखें। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। इस वक्त जो हम मुल्क की सियासी सूरत हाल देख रहे हैं, इवन स्पेशली लाहौर की अगर मैं बात करूँ, कल रात देर तक जो होता रहा वो यकीनन काबिल अफसोस है। PTI क्या इस पर अब मजीद आगे स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है, क्योंकि हुकूमत तो बज़िद है कि गिरफ्तारियाँ होंगी? देखिए, कंफ्यूज्ड हुकूमत की काबीना का आज इजलास होना है, जिसकी सदारत इम्पोर्टेड वजीर आजम ने करनी है। मैं समझता हूँ ये माजी के तजर्बात से कुछ नहीं सीखे और वही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही दफा 144, वही 16 MPO, वही अपना गिरफ्तारियां, रेड्स जो माजी में होता रहा है। वो नहीं समझ रहे कि ये तहरीक जो है ये तहरीक इंसाफ से आगे जा चुकी है। ये एक पीपल्स रेजिस्टेंस है अगेंस्ट इंटरवेंशन, अगेंस्ट फॉरेन इंटरवेंशन, अगेंस्ट रिजीम चेंज। ये इनको समझ नहीं आ रही। इसमें वकला दाखिल हो चुके हैं, इसमें प्रोफेशनल्स दाखिल हो चुके हैं, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिसमें खवातीन हैं, जिसमें उलमा मशाइख हैं। ये तहरीक इंसाफ तक इमरान खान की पार्टी तक महदूद नहीं रही। ये एक कौमी मूवमेंट है। आप कितनों को गिरफ्तार करेंगे, कितने के घरों पे रेड करेंगे, कितनों पे आप 16 MPO की कार्रवाई करेंगे, खुदारा होश के नाखुन लें। अब कंफ्यूजन ये है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे गुफ्तगू कीजिए, नए इंतखाबात की मॉडलिटीज को तय कीजिए, और दूसरी तरफ ये लिस्टें तैयार कर रहे हैं, ये यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब मेरी सुबह से, कल रात से मेरे मुल्तान में और अपने हल्के से लोगों से राब्ता है। घरों पे रेड हुए हैं, लोगों के घरों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, खवातीन से बदतमीजी की गई है, धौंस और धांधली की एक मैं कहता हूँ ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये पैनिक करते हैं, ये इनके हाथ पांव फूल चुके हैं, इनसे फैसले नहीं हो पा रहे, ना ये माशी फैसले कर पा रहे हैं, ना ये सियासी फैसले कर पा रहे हैं, और ये गलती पर गलती दोहरा रहे हैं। अब मैं आज काबीना के इजलास से पहले उन्हें कहूंगा, पुरअमन मार्च हमारा आईनी कानूनी हक है। अगर आप रोकेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे और अमन तरीके से। कानून को हाथ में लेने का इरादा नहीं है, पुरअमन रहेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। मेरी अब गुजारिश है PTI के कारकुनान से या उन हमदर्दों से जो इस तहरीक में शामिल होना चाह रहे हैं कि आपने गिरफ्तारियों से बचना है, आपको अंडरग्राउंड होना पड़े, अपने घरों से कहीं और जाना पड़े, कहीं और मुंतकिल हो जाइए, लेकिन इस्लामाबाद आपने पहुंचना है 25 तारीख वक्त 3 बजे बमकाम श्रीनगर हाईवे आपने पहुंचना है। जिस तरह पहुंच सकते हैं, इमरान खान यहाँ से एक काफिले की क़यादत करते हुए, इंशाअल्लाह खुद लीड करते हुए जो है वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। श्रीनगर पे आपके मुंतजिर होंगे। अच्छा, पिंडी के लोगों से, इस्लामाबाद के लोगों से मौतबाना गुजारिश है कि आपने
हक और सच के लिए और हकूक के लिए आपने आवाज बुलंद करनी है। अब आप देखिए, हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे गुजारिश है, जो हमारे नहते और गरीब कारकुनान हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी जहां बेले करवा सकते हैं, जहां मदद कर सकते हैं वो कीजिए। जो मोहल्लेदार हैं जिनके घरों पर रेड हो रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर बच्चे को, खामद को, बेटे को उठा गए हैं तो बेटी से, माँ से, बच्चियों से इज़हार हमदर्दी के लिए उनके घर जाइए, उनको दिलासा दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको मायूस ना होने दें। अच्छा, और उनको महसूस हो। जी, अगर इन्होंने हमारे लोगों को रोका, और हो सकता है पंजाब की हुकूमत जो जिनके हाथ पांव फूल चुके हैं वो रोके, जो नई तैनातियां की हैं, जो नए अफसर तैनात किए हैं, उनको ये टास्क दिया गया है। मेरी गुजारिश ये है, आप इस्लामाबाद पहुंचे। जो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता वो अपने मोहल्ले को, अपने चौक को, अपने चौराहे को, अपने बाजार को इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे बना दे, तब जाके ये रेजिस्टेंस जो है ये एक पीपल्स मूवमेंट बन जाएगी, और ये पीपल्स मूवमेंट बन रही है इंशाल्लाह। शाह साहब, आप रेजिस्टेंस मूवमेंट को पीपल्स मूवमेंट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कौन सा बयानिया और कौन सी मकबूलियत। अब उनको, अगर उन्हें काला चश्मा पहन रखा है और वो देख नहीं पा रहे, तो फिर वो जितने अभी हमारे जलसे हुए हैं उसमें कौन आया है? ये उनके लोग भेजे हुए थे। ये कौन थे? ये पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, पाकिस्तान की खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान नहीं थे, तो कौन था? सही, ठीक। शाह साहब, हुकूमत का हतमी बयान यही है कि हम हुकूमत जो है उसकी मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शन किसी सूरत जल्द नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह से बात हो जाए या किसी भी नून लीग के बंदे से बात हो जाए, बयानिया यही है कि मुद्दत पूरी होगी। हुकूमत तकसीम है। अच्छा, सुन लीजिए मेरा बयान, सुन लीजिए। हुकूमत तकसीम हो चुकी है। हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कह रहा है कि हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, मैं मुसद्दका इतलात से कह रहा हूँ, मुझे नामना अभी मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता, लेकिन इनकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क़यादत जो है वो कह रही है कि ये आपकी पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, जो आप हुकूमत का हिस्सा बने, आपने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, आसिफ अली जरदारी के ट्रैप में आप आ गए हैं, आपने नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। पंजाब तक महदूद थी, अब पंजाब में भी उसका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। बाकी नून सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो दिखाई नहीं दे रही। पंजाब इनका किला था और उस किले की दरार गिर चुकी है, दीवार गिर चुकी है और लोग इनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। ये जितनी फस्तायत और जितनी गिरफ्तारियां करेंगे ये और बेनकाब होंगे। शाह साहब, लोग भी जानना चाहते हैं और हम भी, फोन किसका आया था? इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह भी, जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त वो कहीं से भी हमें ठंडी नहीं लग रही है। इस्लामाबाद और पिंडी का एक शाह साहब से पूछना हम भूल गए कि ये जो आप एक दिन तो ले आएंगे, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त वेदर है एग्जैक्टली कितने अरसे तक ये रिटेन हो पाएगी? अच्छा फैसल, जब मैंने पीटीआई के रहनुमा से सवाल पूछा था कि जी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लाखों की तादाद में, 20 लाख एक छोटी वो नहीं है, लाखों की तादाद में अगर लोग आते हैं, स्पेशली खवातीन और बच्चे, तो फिर आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटेजी है, आप लोग किस तरह से उनको जो है फैसिलिटेट करेंगे? तो उनका ये कहना था जी कि अवाम खान साहब की मोहब्बत में इतने सरशार हैं कि ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम सहूलियत दे रहे हैं या नहीं, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को सामने रखें, वेदर, पानी की ज़रूरत होती है, बच्चे साथ है। खान साहब ने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन को बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ख़वातीन शायद इस मामले पर ज़्यादा गुस्से में है। आप जब लोगों को घरों से बाहर बुला रहे हैं तो उनके लॉजिस्टिक्स के मसाइल, उनकी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी, ये शायद अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। अभी ब्रेक लें? नहीं जी, आगे एक और सिचुएशन है और वो ये है कि आप जैसे इमरान खान की बात कर ही रही हैं, तो उन्होंने अमरीकी जो अंडर सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू, उनको हटाने का मुतालबा किया है। कल उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर से कहा इमरान को ना हटाया तो नताइज भुगतना होंगे। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के अमरीकी टीवी को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अब ये अमरीकी हुकूमत से इस्तीफे मांग रहे हैं और फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देंगे।
तो बहुत सारी दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अभी एक वक्त है ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया है। शरह सूद 13.75% हो गई। कराची चैम्बर ने फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। मुआशी माहिरीन कहते हैं नई मॉनिटरी पॉलिसी से इंडस्ट्री मुतासिर नहीं होगी। स्टेट बैंक से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 13.75% पर पहुंच गई। मुआशी माहिरीन ने नई मॉनेटरी पॉलिसी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ने कहा शरह सूद में इजाफा मुतवक्के था, लेकिन इससे आम आदमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो भी बोरोइंग हो रही है ये 15.25 से ऊपर हो रही है और गवर्नमेंट की बोरोइंग भी 15.25 के आसपास हो रही है। तो आज जो कॉर्पोरेट 14.25% जो किया गया है ये एक एडजस्टमेंट की गई है और इसकी वजह से ये जो बैंकों को हेजिंग मिलती है तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल ने कहा उन्हें नहीं लगता कि नई मॉनेटरी पॉलिसी से कोई इंडस्ट्री मुतासिर होगी। जिस तरह अकील साहब ने बताया कि जो काइबोर है वो 14.5-15% हो गया था और जो इंडस्ट्रीज की बोरोइंग होती है वो पॉलिसी रेट से लिंक नहीं होती, वो तो बेंचमार्क रेट होता है, वो काइबोर से लिंक होती है। दूसरी जानिब शाहिद हबीब का कहना था कि शरह सूद के असरात तो पहले ही सामने आ चुके हैं। कारोबारी लागत बढ़ चुकी है। दरामदी बिल बढ़ने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। तो अब इस पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर अक़दस अफजल साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि क्या रिप्रिकॉशंस होने जा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसी लाने वाले वो तो ये कहते हैं कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए है, लेकिन आवाम पे इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखेंगे जो हाल ही में कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। इससे तीन मेन चीज़ें वो टारगेट करना चाह रहे हैं। नंबर वन, हमने पिछले दिनों में देखा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी ओवर हीटिंग की तरफ जा रही थी। तो इसके शरह सूद बढ़ाने से हम देखेंगे कि थोड़ा सा वो जो ओवर हीटिंग की तरफ इकॉनमी जा रही थी वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, जिससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल को काबू करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बिल्कुल बहुत ही एक ज़बरदस्त अंदाज में बढ़ रहा था। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव, आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या अफराते ज़र 13.5% के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत हाई नंबर है। यानी कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ऊंची सतह पे पहुंच चुकी है। तो इसको शरह सूद को बढ़ाने से उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी हमारे पॉलिसी मेकर्स को। और फाइनली पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि क्योंकि यूएस के अंदर रेट्स ऊपर जा रहे हैं, इसलिए डॉलर जो है वो यूएस का रुख कर रहा है। तो उन लोगों को इंसेंटिव देने के लिए जो पाकिस्तान में डॉलर को रखना चाहते हैं, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को थोड़ी तक़वियत मिले, तो उसके लिए भी इस शरह सूद को बढ़ाना फ़ायदेमंद साबित होगा। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, शरह सूद को बढ़ा देना हमारी शरह नमू के हवाले से क्या हम देखें कि कितनी उसको मुतासर कर सकता है, या फिर ये हम देखें कि आने वाले वक्त में, चूँकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट भी अभी कोई सख्त मुआशी फैसले नहीं ले पा रही है, तो इस कंडीशन में शरह सूद को बढ़ा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे या फिर उसके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, आने वाले वक्त में तो इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे ना? फिर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट या तजारती खसारे को कंट्रोल में करना, जिससे पाकिस्तानी रूपी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। आपने हाल ही में देखा है कि कैसे पिछले दिनों में 17-18 रुपए रूपी डॉलर के अगेंस्ट गिर गया है। तो इस वक्त जो ग्रोथ है वो इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस वक्त नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपके तजारती खसारे या करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, और आई थिंक उसको कंट्रोल करने के लिए ये बिल्कुल ठीक स्टेप है। जी अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये जो है ये एक फेस की लड़ाई नहीं है ना। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट वो ऊपर है, हमारे रिज़र्व जो हैं वो इतने नीचे जा चुके हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कि मामला बैठेंगे कहाँ। एंड देन वी आर फेस्ड विद अ फास्ट वीकनिंग करेंसी। ये
ये जो तीन मुखी लड़ाई है, 3 फेस्ड हमारे पास बैटल आ गई है, डू यू थिंक कि इंटरेस्ट रेट इसका मुकाबला कर पाएगी या फिर हम आगे मज़ीद कोई इस तरह के सख्त इक़दाम होते देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह से बयान किया है कि ये 3 वे जो लड़ाई है, बिल्कुल आपने अच्छा एनालिसिस पेश किया है। बिल्कुल इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, दिस इज़ माय प्रोफेशनल ओपिनियन, कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह से स्टेट बैंक ने बढ़ाया है, इससे इस जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है उसको फेस करने में मदद मिलेगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट पाकिस्तान में मज़ीद ऊपर जाने का की सूरत हाल आपको नज़र भी आएगी आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में कमेंट कीजिएगा, एक आम आदमी का सवाल, इससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब वो तो यही चाहता ना कि महंगाई कम हो और जो अशिया खुरनोश जो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं उसकी वापस दस्तरस में है। एक आम शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा आसान लफ्ज़ों में बताएगा कि आम शख्स, दिहाड़ीदार तबका, उसको इससे क्या फ़ायदा होगा? देखें, इस वक्त पाकिस्तान जिन माशी सूरत हाल का हमें सामना है उसमें सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, कि पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में हमने देखा है कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल चला हुआ है, तो उसमें हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि इन स्टेप से आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखें, आम आदमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ महंगाई होती है, क्योंकि उसके हाउस होल्ड का जो बजट है उसकी एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अशिया खुर्दनोश या फ्यूल या इस तरह की बिजली, इन तरह की चीज़ों पे लगता है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और आप इन्फ्लेशन को और अपने एक्सचेंज रेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली 3, 4, 5 महीने के अंदर हम ये देखेंगे कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेप स्टेट बैंक ने लिया है ये बिल्कुल ठीक है, और इससे आम आदमी की गिवन कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं उसकी सिचुएशन बेहतर होगी। जी अच्छा, और डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा अगर सबसाइड करके भी बात करूं, ऑब्वियसली ये तमाम तर हम इस नहज पे पहुँचे हैं किस हवाले से, इस हवाले से कि जी मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, और मार्केट में कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट इनडिसाइसिवनेस की वजह से। डू यू थिंक कि बजाय ये कि स्टेट बैंक इस तरह की स्टर्न पॉलिसी उठाता, गवर्नमेंट अगर पहले ही कर लेती तो फिर ये जो है मामलात हल हो जाते? देखिए, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली अपना पर्सपेक्टिव पेश करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल इदराक है कि उनको किस किस्म की पॉलिसीज़ बनानी है। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनके सामने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। आपको पता है कि जिस सियासी माहौल के अंदर बहुत उसमें हलचल मची हुई है, तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जिससे प्राइसेस आवाम तक पहुँचें और उनकी महंगाई में इजाफा हो, आई थिंक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो स्टेप लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगी। तो आई थिंक इनडिसाइसिव नहीं है गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है उनके सामने ऐसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं जिनके बीच में से गुजरना। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखा पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे कि कुरान से शादी की ऐसी फरसूदा रस्म जो मुल्तान से लेकर हैदराबाद तक मुख्तलिफ इलाकों में होती रही है, और कई औरतें इस रस्म की भेंट चढ़ गई हैं। उन्हें एक कमरे से निकलने नहीं दिया जाता, ना नए कपड़े पहनने की इजाज़त होती है, ना कोई और बनाव संघार की इजाज़त होती है। हमारे रिपोर्टर इम्तियाज़ अली ने हैदराबाद में एक ऐसी ही मुतासरा खातून से बात की है, उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। मैंने इस कमरे से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। मेरे जैसी बहुत सारी होंगी जो इसी रस्म की बैंड चढ़ गई हैं, जो मेरी तरह इसी तरह कमरों में बंद ज़िंदगी गुजारती हैं। मैं भी जब तक ज़िंदा हूँ इसी कमरे में हूँ, इसी कमरे में रहूँगी। मरूँगी तो रात के अंधेरे में मुझे दफना दिया जाएगा। मुझे सती बनना पड़ा, मेरा कुरान शरीफ से निकाल कर दिया गया। भाई, मैं छोटी थी, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। बाबा के इंतकाल के बाद जब भाई मेरे बड़े हुए तो उन्होंने जायदाद के लालच में मेरी शादी नहीं करवाई।
मुझे ये कहा गया कि अगर आप शादी करती हो तो हमारी जायदाद हमारे हाथ से चली जाएगी, लिहाजा आप सती बन जाओ। मेरे सामने ला के कुरान शरीफ रख दिए गए। मुझे कहा गया कि आज से आपका सब कुछ यही है, आप इसी कमरे में रहोगी, यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, आपको हर चीज़ यहीं पर मिलेगी। मुझे अपने भाइयों से मिलने की भी इजाज़त नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो हम लोग खुदकुशी कर लेंगे, माँ को भी मार देंगे, आपको भी मार देंगे। उनकी इज़्ज़त की खातिर मुझे सती बनना पड़ा। उसको ख़ास तौर पर कुरान से शादी भी कहते हैं और हक़ बख्शवाना भी कहते हैं। वो एक तरीके पे कुरान पर हाथ रख कर लड़की कसम खाती है कि मैंने अपने वालिदैन को अपना हक़ बख्श कर दिया, अब मैं इस दुनिया में भी अपना हक़ नहीं ले रही और मैं क़यामत के दिन भी इनसे। ये एक मखसूस वर्डिंग है जो वो लोग अदा करते हैं। उस खातून का जायदाद में जो हिस्सा बनता है वो उसे लाजमी तौर पे दिया जाए और उस खातून की जान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी ली जाए। ये एक कसमनामा होता है जो औरत से लिया जाता है। मैं इस कुरान पे हलफ देती हूँ कि मैंने इसके साथ शादी कर ली, अब मैं अनमैरिड रहूँगी बकाया सारी उम्र, मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी, विरासत में से हक नहीं मांगूंगी। 42 साल मेरी इस वक्त उम्र है। मैं 13 साल की थी जब मुझे बिठा दिया गया था। मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, मैं चूड़ी नहीं पहन सकती, मैं नए कपड़े नहीं पहन सकती। मेरे अपने ख़ानदान की 12 लड़कियों के साथ यही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। मेरा भी दिल करता है मैं बाहर निकलूं, मैं सहेलियों के साथ घूमने जाऊं, मैं नए कपड़े पहनूं, मैं ईद मनाऊं, मैं भी शादी करूं, मैं भी घर बसाऊं, मेरे भी बच्चे हों। किसी भी तौर पर किसी भी खातून की शादी कुरान के साथ करना जायज़ नहीं है और ऐसी शादी अगर हो भी जाए तो उसका कोई तसव्वुर नहीं है। उस खातून की शादी लाजमी तौर पे किसी मर्द के साथ होनी चाहिए। 7 साल सज़ाएँ मैक्सिमम, मिनिमम 3 साल सज़ाएँ, 5 लाख रुपए जुर्माना है और ये दोनों सज़ा भी और जुर्माना भी लागू हो सकता है अगर कोई औरत हिम्मत करके अदालत तक अप्रोच करे, पुलिस स्टेशन तक अप्रोच करे अपने हक के लिए। मैं सारा दिन नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ और अपने मरने की दुआ मांगती हूँ। दिल खोल के रोती हूँ अपने परवरदिगार के सामने। औरतें आती हैं, कहती हैं कि दुआ करो, फ़लाँ काम हो जाए। काम करने वाले तो रब्बुल आलमीन के ज़ात है। मैं रो के दुआएँ करती हूँ, लोगों को लग जाती हैं या उनके काम परवरदिगार वैसे ही कर देता है। मुझे तो मजबूर बांदी बना के अंदर रखा हुआ है। मेरी दुआ मुझे नहीं लगती तो लोगों की क्या लगेगी। ये एक ऐसा फ़ेल है, ये एक ऐसा अमल है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। और जो आखिरी लाइन थी इन खातून की, वो कहती थी कि मेरी दुआ मुझे नहीं लगती, दूसरों को क्या लगेगी। इस पर हम मुकम्मल बात करेंगे। हमारे साथ आलिम भी मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हमने आपको एक ऐसी फरशुदा रस्म के बारे में बताया था जो आज के ज़माने में भी जारी है और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी, हम ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे तो उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि आज भी ऐसा हो रहा है। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। ये जो मामला है, मुझे पहला सीधा सवाल ही यही है कि क्या इसकी इजाज़त देता है दीन इस्लाम? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये स्टोरी सुनकर मैं ख़ुद सकते में आ गया कि क्या इस ज़माने में भी ऐसा हो रहा है। और दूसरा ये कि ये एक तरह का जुल्म नहीं है। ये जितनी बातें बताई गई ये तो समझ लें कि जुल्म का एक पूरा मजमुआ हो गया। नंबर 1 ये कि विरासत से दस्तबरदार कर देना, उसका हक़ छीन लेना, ये बहुत बड़ा जुल्म। नंबर 2 ये कि उसको शादी का हक़ ना देना, ये दूसरा जुल्म। और तीसरा ये कि उसकी आज़ादी सल्ब कर लेना और उसको घर के अंदर कैद कर लेना। ये जितनी भी बातें बताई गई और जितनी भी कबीह रस्में चल रही हैं और जितने ये ज़ालिमाना फ़ेल हो रहे हैं, ये इंतहाई जाहिलाना, अहकमाना, गैर इस्लामी
और गैर शरई और ये क़तअन हराम है। दीन इस्लाम के अंदर इसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबे में ये इरशाद फरमाया था कि मैं ज़माने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पाँव के नीचे रोंद रहा हूँ। यानी आप अलैहिस्सलाम ने ख़त्म करके एक बेहतरीन सिस्टम और निज़ाम हमें प्रोवाइड कर दिया था। अच्छा, ये ज़माने जाहिलियत में भी कुछ इस तरह की चीज़ें थी, बिल्कुल उससे रिलेटेड ये काम यहाँ पर हो रहे हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 127 इसी ज़िमन में नाजिल हुई है। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फ़िल किताब फ़ी यतामन निसा इल्लाती ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना। इस आयत का पस मंज़र ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि यतीम बच्चियों के साथ इस तरह का सलूक होता था। जो उसका सरपरस्त होता था वो देखता था कि अगर मैं इस बच्ची की शादी कहीं बाहर कर दूंगा तो इस वजह से वो विरासत भी सारी इसके साथ चली जाएगी, लिहाजा उस माल से मैं महरूम हो जाऊंगा। अब दो तरह का रवैया होता था उनका। पहला ये कि अगर वो बच्ची खूबसूरत है तो वो उसका सरपरस्त खुद ही उससे शादी कर लेता था ताकि जायदाद बाहर ही ना जाए, और अगर वो खूबसूरत नहीं है, उसे पसंद नहीं है, तो फिर वो उसे शादी से रोक के रखता था और सारी ज़िंदगी उसे तजर्रुद वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। अब कुरान ने एक हुक्म नाजिल करके इसकी मज़म्मत फरमाई और इस चीज़ से लोगों को, मुसलमानों को बिलखुसूस दस्तबरदार होने का हुक्म दे दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये वो वाली चीज़, चलें वो तो जो जुर्म था ना कि वो सिर्फ विरासत की वजह से ऐसा करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि वो सरपरस्त उस बच्ची से शादी तो कर लेता था ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, विरासत से भी उसे दस्तबरदार किया जा रहा है और सारी ज़िंदगी शादी जैसी नेमत से भी उसको महरूम कर दिया जाता है, फिर उसकी आज़ादी को भी सल्ब कर लिया जाता है। यानी ये जो जुर्म है जो आपने अभी दिखाया और ये जो रस्म है हमारे यहाँ, ये उस ज़माने जाहिलियत से भी बढ़कर है, उससे भी ज़्यादा बुरा फ़ेल है। यानी कई तरह से जो है जालिम क्या करते हैं कि उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर जुल्म करते हैं हर लिहाज से। अच्छा, एक चीज़ कदर मुश्तरक नज़र आ रही है, वो ये काम क्यों करते थे? विरासत से दस्तबरदार करने के लिए, जायदाद को बचाने के लिए, और आज भी ये फ़ेल जो हो रहा है उसकी बुनियाद यही बन रही है। ये क्या चाहते हैं कि हम उसकी विरासत पर कब्ज़ा कर लें। अब थोड़ा सा इस नुक्ते को हमें समझना है कि जो हम किसी की विरासत पर कब्ज़ा करते हैं, बिलखुसूस बच्चियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, दीन इस्लाम ने तो पूरी आज़ादी दी, उनका पूरा हक़ बयान किया, लेकिन जो लोग उन्हें विरासत से बचाने के लिए इस तरह का कभी फ़ेल कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम ने सख्त तरीन वईदें इरशाद फरमाई हैं। पहली बात ये इरशाद फरमाई, जो किसी की विरासत पर कब्जा करता है, फरमाया जन्नत तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाएगा, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आती है। दूसरी हदीस में ये इरशाद फरमाया, जो किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्जा करता है तो क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों का तोक बनाकर उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। और तीसरी हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि जो किसी की ज़मीन कब्ज़ा करता है, विरासत से हिस्सा काटता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जन्नत से हिस्सा काट देता है। तो ये तो एक कभी फ़ेल हो गया विरासत का। दूसरा, ये जो आज़ादी सल्ब करना है, इंतहाई ज़ालिमाना फ़ेल है। देखें कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि निकाह किया जाए, शादी की जाए, इसको अल्लाह ने बतौर नेमत हमें अता फ़रमाया है। अब जब आप किसी बच्ची को इस हक़ से महरूम करते हैं, इसमें एक ख़राबी तो ये होती है कि हो सकता है कि जब आप जायज़ तरीके से उसकी शादी नहीं करते तो वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करे। अगर वो कोई गुनाह करे, हदीस पाक में आता है जब बच्ची बालिगा हो गई और उसका सरपरस्त उसकी शादी नहीं करता और वो कोई भी गुनाह करेगी, उस गुनाह का बोझ सरपरस्त पर जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर शादी का जो तसव्वुर बयान किया है वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखें ना, अक्लन भी ये चीज़ जायज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये नस्ल इंसानी को रोकने का ज़रिया बन जाएगा अगर आप इसको राइज कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। फरमाया कि हमने एक मर्द और एक औरत से तुम्हें पैदा किया और फिर पूरी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ा दिया। तो देखिए कि शादी से नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। इस निकाह से रोकना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के भी सरी खिलाफ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फरमाया वो शख्स मेरे रास्ते पर नहीं है जो मेरी सुन्नत के बरखिलाफ़ चलता है, जो मेरी सुन्नत की खिलाफ वर्जी करता है। यूँ ये निकाह के हक़ से महरूम करके एक तो उस बच्ची पर जुल्म करना और दूसरा आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से भी रूगिरदानी करना है। अच्छा, इसमें एक और तसव्वुर पाया जाता है
कि जब आप किसी को शादी से महरूम करके, ये जो कुरान से शादी, ये तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि शादी तो इंसान की सिर्फ इंसान से हो सकती है, ना कुरान से हो सकती है, ना किसी दरख्त से हो सकती है, ना किसी और मखलूक से हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इंसान से ही शादी हो सकती है। अब जब आप उसे कुरान से जोड़कर एक अलग पता नहीं क्या तस्वुर कायम करके उसे बिठा रहे हैं आप, तो ये तो उसे तजर्रुद वाली ज़िंदगी में ले जा रहे हैं, यानी तजर्रुद बिल्कुल अलग ज़िंदगी जिसमें रहबानियत का तस्वुर आ जाता है। और हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें उसने बयान किया ना कि वो 12 साल की थी एंड अब जो उनकी एज है 43 प्लस पे वो चली गई हैं, तो ना मेहंदी लगाना, ना जोड़ा पहनना, ना कोई ज़िंदगी की किसी चीज़ को वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर क्या असर पड़ता ये उनकी यकीनन उनकी मेंटालिटी भी ख़त्म कर देती है। और फिर सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए आप ऐसा कदम उठा रहे हैं, अगर मुसलमान भी सोचा जाए तो दिल आपका कहाँ पर जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, सुन के मैं भी खुद सकते में चला गया। और महज अगर उसे विरासत पर कब्जा करने के लिए शादी से रोक दिया गया होता तो तब तो हम कहते हैं कि चले ये एक जुर्म है। लेकिन आप देखें उस पर जो पाबंदियां आयद की जाती हैं, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो ये तो समझ लें कि इतना सख्त तरीन जुल्म है। और इस हवाले से हमारी जो गवर्नमेंट है और बिलखुसूस हमारी NGOs बहुत से ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, ये जेनवन उनके हुकूक़ हैं, इस पर बात करनी चाहिए और इसको हाईलाइट करना चाहिए, इसको सामने लेकर आना चाहिए। और बिलखुसूस हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये काम है कि वो ये ना देखे कि कोई ख़ातून जो मुतासिरा है वो रिपोर्ट लेकर आए तो तब हम ये करें, बल्कि इस पर ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ख़ुद इसके बारे में मालूमात करके तफ्तीश करके गवर्नमेंट को, रियासत को यानी खुद इसके अंदर इकदाम उठाना चाहिए और रियासत को फरीक बनना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्की कवानीन के भी ख़िलाफ़ है और शरई एतबार से हर लिहाज से ये एक मज़मूम हरकत है। जो आप बात कर रहे हैं ना, आखिर में हम यही बात करते हैं कि इस बिल भी आया था साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे, फिर जनाब आली इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक की सज़ा भी है। असल इशू ये है कि ये ख़ातीन तो पहुँच ही नहीं पाती हैं। आपने देखा कि ये जो 12 साल की उम्र से 42 साल इसकी उम्र हो गई है, सोचे ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है। और तो इस पूरे पीरियड में आप देखें कि अभी जैसे आपने रिपोर्ट किया, इस पूरे पीरियड के अंदर इतने सालों के अंदर आप देखें उसकी रसाई नहीं है, ये तो हमारी रियासत की जिम्मेदारी है ना। अब यहाँ पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो ये फरमाते हैं कि अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, और एक इंसान पर इतना बदतरीन जुल्म और उसकी सारी आज़ादी को सल्ब कर लेना। अच्छा, एक शख्स अगर ख़ुद से भी बोलता है ना कि मैं शादी नहीं करता, मैं निकाह नहीं करता, तो इस्लाम उसकी भी इजाज़त नहीं देता कि अगर आपके पास वसाइल हैं और आप इख्तियारात रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप शादी करें। हुज़ूर अलैहि सलाम के पास एक मरतबा ये ख़बर पहुंची कि 3 असहाब रसूल थे, वो इबादत की गर्ज से, अब आप देखें एक अच्छी गर्ज से, एक अच्छी नीयत से उन्होंने ये सोचा कि अगर हम शादी करते हैं और दुनियावी मामलात में जाते हैं तो हमारी इबादत पे असर पड़ेगा। तो आप अलैहिस्सलाम तक ये ख़बर पहुंची कि एक सहाबी ने कहा कि भाई मैं तो अब शादी नहीं करूँगा, एक सहाबी ने कहा मैं अब सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा, एक सहाबी ने यह तय कर लिया कि भाई मेरा काम ये कि मैं अब रोज़ाना रात को इबादत करूँगा। अच्छा, सब अच्छी नीयतों पर मबनी, किसी का हक़ भी ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है कि वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी पाने के लिए। लेकिन आप देखें कि ये इस्लाम के जो अहकामात हैं उसके ख़िलाफ़ बात थी। आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उन असहाब को बुला लिया और फ़ौरन उनको जो है इस चीज़ से मना करते हुए इरशाद फरमाया कि ये बताओ क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं हूँ, अल्लाह का रसूल, क्या मुझसे ज़्यादा अल्लाह की क़ुर्बत तुम्हें चाहिए? कहा कि मैं भी शादी कर रहा हूँ, मैं भी रोज़े रख रहा हूँ, मैं भी इबादत कर रहा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तरबियत फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम्हें शादी भी करनी है, तुम्हें इबादत भी करनी है, तुम्हें दुनियावी जो मामलात हैं वो भी लेके चलना है। यही तो मोमिन का इम्तहान है। और ये दुगना जुर्म है, एक तो ये कि आप जायदाद नहीं दे रहे, और दूसरा ये कुरान पाक जैसी पाक कलाम की मैं तो कहूँगा बेहुरमती कर रहे हैं कि इस तरीके से मामला चला गया। बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये सूरत हाल इतनी दिगरगू हो चुकी है कि ये तो केस एक सामने आया महक, ना जाने कितने ये कहा कि मेरी ही फैमिली की 12 लड़कियां हैं जिनको इस तरह से बैठा दिया गया है। तो यकीनन ये रियासत की भी जिम्मेदारी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है ना फैसल कि ऐसी खवातीन फिर इज्जत की खातिर ना पुलिस स्टेशन जा सकती हैं, ना किसी के सामने बोल सकती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना, रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। समाअत का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा।
ठीक है, सुहेल से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको अपडेट करें, अदालती कार्रवाई से मुतालिक तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरना, रास्तों की बंदिश और गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। कारकुनान को इकट्ठे होने से नहीं रोका जा सकता, बैरिस्टर अली जफर का ये मौकिफ है। धरनों और जलसों पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स है कि सुप्रीम कोर्ट धरना केस में कवायद व ज़वाबित वाज़े कर चुकी है और हिदायत कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल किया जाए। एक और अहम मामला, शेरानी के जंगलात में तकरीबन 80% आग पर काबू पा लिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर लाइन हिकमत अमली कारआमद साबित हुई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे नूरुल आरिफीन ने हमें ज्वाइन किया है। जी नूरुल आरिफीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं शेरानी के अतीक काकुल, उन्होंने समझ से बात करते हुए बताया कि शेरानी के जंगलात में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लगी आग पर तकरीबन 80% हिस्से पे काबू पा लिया गया है। उनका कहना है कि जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए फायर लाइन हिकमत अमली कारआमद साबित हुई है। जंगल के मखसूस और बड़े हिस्सों को फायर लाइन बनाकर महफूज बना लिया गया है। शेरानी के जंगलात में लगी आग अब कंट्रोल में है। ईरानी फायर फाइटिंग जेट तैयारे ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आग बुझाने के लिए तैयारे फिजा से बड़ी मिकदार में पानी छोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए जंगलात और जंगली हयात के जो नुकसान हुए उसका अंदाजा बाद में लगाया जाएगा। जी ठीक है नूरुल आरिफीन, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जनाब, आजकल मेडिकल साइंस से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से ख़वातीन और मर्द, आज मैं मर्दों का जिक्र कर रही हूँ वरना कल शिकवा हो गया था फैसल को, ख़वातीन और मर्द जो हैं खूबसूरती बढ़ाने के नित नए तरीके मुतारिफ भी करवा रहे हैं और फिर ये जो तरीके मुतारिफ करवाए जाते हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करें। इन्हीं में से एक है एस्थेटिक सर्जरी, और ये करवाने से होता ये है कि आपकी जो झुर्रियाँ होती हैं, आपकी जो स्किन ख़राब हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, आपकी स्किन पे दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं मौसम की वजह से भी, तो ये जनाब ये जो सर्जरी है ये सब कुछ ख़त्म कर देती है। अच्छा, ये किस तरह की जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, ये सब हम जानेंगे। फेशियल एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अरीश खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेलकम टू द शो। मुझे बताइएगा, सबसे पहला देखने वालों का सवाल ही यही आता है कि ये तमाम तर चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या? देखिए, इफ़ यू आर इन ट्रेन हैंड्स तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत मिनिमाइज़ हो जाती हैं, और इसके अंदर यूजुअली हम जो ऑप्शंस लेते हैं वो वैसे भी काफ़ी सेफ़ ऑप्शंस को लेते हैं। जिनके वैसे भी मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हों, क्योंकि हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि ऐसे प्रोसीजर्स किए जाए, और जब आपने एज के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं और राइट कैंडिडेट आप सिलेक्ट करते हैं किसी प्रोसीजर के लिए, तो फिर यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, एज की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो हमारे मर्द और ख़वातीन की अगर मैं बात करूं, तो जो हमारी यंग अगर हम बात करें, हमारी जो यंग जनरेशन है उनको बड़ा शौक होता है जी कि आप प्यारे लगें। ऐसे शौक सबको होता है, लेकिन उन्हें होता है कि आप बहुत लाइमलाइट में रहें। तो ये किस एज की ख़वातीन या किस एज की लड़कियाँ, किस एज के लड़के जो हैं ये सर्जरी करवा सकते हैं? देखिए, बेसिकली ये इसको हम सर्जरी का नाम तो नहीं देंगे। दीज आर एक्चुअली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, यानी कि जिसमें आप ऐसे प्रोसीजर जिसमें सर्जरी भी ना करनी पड़े और उसके अलावा कुछ ऐसे नॉन इन्वेसिव, यानी कि जिसके अंदर बेसिकली कोई इंसिजन्स इन्वॉल्व ना हो या कोई बहुत मेजर एनेस्थीसियाज या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट्स ना हो, और क्लिनिक्स के अंदर ये परफॉर्म किए जा सकते हैं प्रोसीजर्स, तो वो आप किसी भी एज से कर सकते हैं और उनके लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपके पास 20 इयर्स का या 40 इयर्स का एक बंदा आएगा तो ही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बेसिकली प्लीज़ मुझे समझाएगा, इट्स लाइक अ पीआर आपकी स्किन में इंजेक्ट किया जाती है कोई चीज़, या फिर ये क्या होता है, ये प्रोसीजर क्या है? बिकॉज आपने कहा कि इसको हम सर्जरी नहीं कह सकते हैं, तो ज़रा मैं चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता चले कि ये पीआर की तरह ही है या फिर इसका कोई और प्रोसीजर होता है, ये किस तरह से होता है? जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली अगर आप एंटी एजिंग के लिए चाह रहे हैं या फेस लिफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर यंग और हमें पता है कि आपकी अपनी स्किन रीजनरेट कर सकती है और कोलेजन खुद प्रोड्यूस हो सकता है, तो वी डेफिनेटली प्रेफर PRP, एंड PRP इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और उसके बाद एक और एडवांसमेंट आ चुकी हुई है जो कि PRP से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, एंड दैट इज़ PRF, दैट इज़ प्लेटलेट रिच फिब्रिन।
ठीक है, इनको इंजेक्ट भी किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम या तो इनको इंजेक्ट करते हैं या फिर हम इनको ड्रॉप करते हुए माइक्रो नीडलिंग करते हैं। अच्छा। तो ये हमने पेशेंट को बेसिकली उसकी असेसमेंट के बाद ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नीडलिंग की जब बात आती है ना, तो वो पीआरपी जैसे हम जिक्र भी कर रहे हैं, तो वो तो चलें आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश दिखाने के लिए या आपके पोर्स अगर ओपन हैं तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए या इवन उनको ख़त्म करने के लिए आप वो पीआरपी करवा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि लाइक आपके चेहरे का कोई भी एक एरिया इफेक्ट है, लाइक फोरहेड है या मैं ये कहूँ कि डबल चिन है या आपकी स्किन लटक रही है, तो ये सिर्फ एक एरिया पे भी हो सकता है या इसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे फेस पे की जाती है? जब हम पीआरपी कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रेफरेबली हम फिर पूरा फेस कर देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ड्रॉ हुआ होता है तो उसको पूरे फेस में करने पे इंक्लूडिंग नेक कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स सम अदर प्रोसीजर्स, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स बोटॉक्स और इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स थ्रेड्स और इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स हाइफू, तो जब आप इस तरह के प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें हम सिलेक्टिवली कुछ एरियाज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ सेगिनेस ज़्यादा, यानी कि जहाँ से लटक रही है स्किन, तो हम उन एरियाज़ को भी सिर्फ टारगेट करके तो प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जब आप कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं देन उसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन हम अगर पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो हम शौक में तो पीआरपी करा लेते हैं, बट उसके बाद जो चीज़ आपको, जो भी क्रीम्स आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, आपको जिस तरह से भी अपने चेहरे का ख्याल रखना है, वो रख नहीं पाते। शायद इसकी वजह यह है कि ये एक्सपेंसिव भी होता है और इसकी वजह ये भी है कि हम अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रोसीजर के बाद हमें अपने आप पर ध्यान देना या इस प्रोसीजर को लेकर चलना कितना ज़रूरी है? या एक और चीज़ अगर मैं साथ में ऐड करना चाहूँ, अगर आप मुझे बता दें कि ये सेटिंग्स पर होता है कि एक सेटिंग आपने करवाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, या एक ही दफ़ा में काम हो जाता है? नहीं, इसके सेशंस होते हैं और सेशंस वेरी करते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंगली। मतलब उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि अगर एक हमारे पास 3 पेशेंट्स हैं तो उनको सेम नंबर ऑफ़ सेशंस रिक्वायर्ड होंगे। और हम पीआरपी वैसे भी 2-3 डिफरेंट चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने बात की कि पोर मिनिमाइजिंग के लिए है, अगर पिगमेंटेशन के लिए है तो उसके सेशन ज़रा ज़्यादा लगते हैं। अगर आप सिर्फ एक ग्लो चाह रहे हैं या रिजुविनेशन चाह रहे हैं तो 2 से 3 सेशंस भी काफ़ी होते हैं। और जहाँ तक इसके बाद की केयर की बात है तो देखिए, अगर कोई आप मशीनरी पे बाय करते हैं, इवन आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो मेंटेनेंस उसको भी चाहिए होती है। तो आप कोई भी प्रोसीजर करवा लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है और यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। उसको डेफिनेटली केयर की ज़रूरत है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सटेंसिव या कोई बहुत मुश्किल किस्म की केयर नहीं होती है। उसमें एक ही चीज़ की केयर होती है और वो है सन ब्लॉक। ठीक है, आप डेफिनेटली आगे आने वाले मसाइल से बचने के लिए हम सिर्फ सजेस्ट ये करते हैं कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें। इससे ज़्यादा कुछ खास मेंटेनेंस इसकी होती नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक आफ्टर आपके सेशंस कंप्लीट हो गए हैं और आपको लग रहा है कि कुछ 4-5 महीने के बाद आपके प्रॉब्लम्स फिर मतलब को आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि अच्छा जी आपके इनिशिएट होने लगे हैं, तो बजाय इसके क्या पूरा वेट करें कि जी अब कम्प्लीटली वो प्रॉब्लम आए, जस्ट कम एंड हैव अ सेशन। उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं कि आप एक मेंटेनेंस सेशन ले लें। सही है। अच्छा डॉक्टर जी, एक चीज़ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो मर्दों का इशू बड़ा होता है हेयर लॉस का, हेयर फॉल तो चले लेकिन हेयर लॉस है ना, वो एक अलग पूरा लॉस एंजलिस हो जाता है। अच्छा, अब उसमें डॉक्टर साहब उनके लिए भी क्या ऑप्शन ये है कि उनको एस्थेटिक्स की जानिब जाना चाहिए या फिर उन्हें किसी और जानिब रुख करना चाहिए? देखिए, इफ़ यू आर कमिंग टू अ फेशियल एस्थेटिक तो वो आपके लिए बेसिकली समझने की बात ये कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। और वो जो आपके लिए कर सकता है वो पीआरपी है, जिसके बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बिल्कुल एक इस वक्त नई रिसर्च के साथ आई है, दोज आर थ्रेड्स। मोनो थ्रेड्स को बेसिकली स्कैल्प के अंदर डाला जाता है एंड दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कोलेजन। और वो जिस तरह पीआरपी को आपको मंथली रिपीट करना पड़ता है 3 to 4 मंथ्स के लिए, लेकिन थ्रेड्स में हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास जो कुछ टाइप्स होती हैं थ्रेड्स की, कुछ का रिजल्ट जो पीडीओज होते हैं दे लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स और उसके 6 मंथ्स के बाद हम उसको रिपीट करते हैं। इसके अलावा पीसीएल थ्रेड्स होते हैं जिनका ज़रा लंबा स्पैन होता है। तो उसमें आप
थ्रेड्स के अलावा आपकी PRP है, PRF है, तो ये वो प्रोसीजर है जो कि फेशियल एस्थेटिक आपको, और जिनके इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो अब काम आगे निकल गया है तो फिर डेफिनेटली यू वुड हैव टू गो टू अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो उससे पहले तक सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में बता दें कि ये कोई भी एक खातून या कोई भी एक मर्द जो कि इस वक्त घर में बैठा है और हमें देख रहा है, सुन रहा है, मैं चाहूँगी कि वो यकीनन ये सोचेंगे बड़ा महंगा है ये, तो ज़रा इसकी महंगाई के हवाले से भी बता दें कि ये कितना महंगा है, कितना सस्ता है, नहीं लोग कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इसको? नहीं, इसमें आई डोंट थिंक कि ये जो है ना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अक्सर लोग जो आपने देखा होगा कॉन्शियस होते हैं तो या वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं रेंडमली, जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी होती हैं बगैर किसी डॉक्टर को चेक किए। तो मेरे अपने ख्याल में अगर आप सिर्फ एक सेशन ले लें और वो सारी चीज़ों को माइनस कर दें तो वो फिर भी आपको वो जो सेशन है वो सस्ता पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास मतलब मिडिल क्लास से भी लोग आते हैं बट बहुत ईजिली इसको अफोर्ड करते हैं, इतना ये एक्सपेंसिव नहीं है और क्योंकि फ्रीक्वेंट नहीं है इतना ज़्यादा, तो वो यूजुअली लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आराम से आ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीज, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो आपको जो भी मसाइल हैं उनका हल जो है वो एस्थेटिक्स में मौजूद है। करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि एक्सपीरियंस कैसा है। आप दूसरों के कंधों पे रख के ना चलाएं, आप खुद चले जाएं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। PTI का आज़ादी लॉन्ग मार्च, शाहदरा और रावी पुल पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। शाहदरा से गजुमता चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। आई थिंक ये विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं ये वही है जब कंटेनर्स लगाए गए हैं। वेरी बिजी एरिया है ये लाहौर का, और ये लाहौर का अगर ये कहें कि एंट्रेंस है तो गलत नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करिए हमारी नुमाइंदा फातिमा शिराजी। फातिमा, ये तो लाहौर की एंट्रेंस है, ये रावी पुल, आज़ादी चौक, ये शाहदरा, प्लीज़ हमें बताएगा डिटेल्स, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल महक, ये लाहौर की मेन एंट्रेंस ही है शाहदरा, और रावी पुल, आज़ादी चौक वगैरह इन सब को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। PTI का आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है उसके हवाले से रास्ता रोकने की पुरजोश कोशिश की जा रही है। मेट्रो बस की अगर बात की जाए तो वर्किंग डे है, तमाम जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें अपने दफातर में जाने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने जो बाइक्स हैं वो यहाँ पार्क करके आगे मेट्रो बस में अपने मुतल्लिका प्लेसेस में जाते थे, लेकिन अब मेट्रो बस भी बंद कर चुकी है। और शाहदरा रावी पुल पर कंटेनर्स मजीद लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रावी पुल से ही बट्टी चौक से आप मोटरवे और रिंग रोड पे भी चढ़ सकते हैं, जिससे आप इजीली इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ठीक है, यानी आवाम को मुतबादिल रूट्स फराहम करने चाहिए इस वक्त वहाँ पर मौजूद जो गवर्नमेंट है हमारी। चले, बेहद शुक्रिया फातिमा, आप हमें अपडेट करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और अहम खबर आपको देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने घर से भागकर शादी करने वाली दुआ ज़हरा को 30 मई तक पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तमाम सूबों की पुलिस को लड़की बाजियाब करने के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की है। अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से बात करेंगे। जी इरफान। देखिए फैसल, आज IG सिंध की अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हम एफर्ट कर रहे हैं, जब उसकी लोकेशन ट्रेस होती है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए, तो हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से वो बच्ची गायब हो चुकी होती है। उन्होंने बताया कि एक बालाकोट की लोकेशन आ चुकी है, इसके अलावा मुजफ्फराबाद से कॉल्स आ रही थी, तो वहाँ पर भी कल कोशिश की गई, मगर वो नंबर बंद जा रहे हैं। लड़की का भी नंबर बंद है और जो मुबैना शौहर हैं उनके ज़हीर का भी नंबर बंद है, और जो दीगर अहल खाना है। ताहम उनका कहना है कि हम तमाम इंटेलिजेंस ज़राए से भी कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो है वो हिदायत की जाए कि तमाम तर कोशिश करें और 30 मई तक लड़की को बाजियाब कर रखें। ओके इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक अच्छी खबर देंगे। जी जी बताइए। आप शेयर करें प्लीज। एक मुल्क नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 80+ 80 से जायद ममालिक का सफ़र किया है एक पाकिस्तानी शहरी हैं अबरार हसन। और उन्होंने क्या किया जी, अपनी मोटरसाइकिल पे वो घूमते रहते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट उन्होंने काम किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उम्रे की अदाई के लिए अपनी बाइक पे ही पहुँचे। सफ़र का आगाज़ जो है उन्होंने आबाई शहर ननकाना साहब से, क्या मतलब क्या बात है, फ्रॉम ननकाना टू मदीना, क्या बात है। और 50 रोज़ के सफ़र के बाद
3 बर्रे आज़मों को अबूर करते हुए 27 मार्च को वो सऊदी अरब पहुंचे थे। अबरार ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त। अबरार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसी रही जर्नी आपकी? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी बहुत अच्छी रही, काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी, डिफरेंट थी। बाकी अभी तक मैंने जितना ट्रैवल किया उन सब में से तो काफ़ी सीखने को मिला। और फाइनली जब ऑफ कोर्स जब आप एक अपना जो एम लेके निकलते हो वो पूरा होता है तो एक वो जो खुशी होती है उसको बयान करना ज़रा मुश्किल होता है फिर अल्फाज में। बिल्कुल। अच्छा अबरार, मुझे ये बताएं कि वैसे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, कराची से कश्मीर तक चले गए, खुंजराब तक चले गए, बड़ा लंबा लंबा सफ़र हमने देखा, लेकिन ये बड़ा डिफरेंट था। आइडिया कैसे आया? एक्चुअली ये आइडिया बड़े अरसे से मेरे जहन में था। जब मैंने 2019 में बाइक चलाना सीखी, बाइक नहीं ली, और 2020 में मैं जर्मनी से पाकिस्तान आया, तो उस टाइम कोविड की वजह से मैं इस पूरे जर्नी को जो कि आगे सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाना था और फिर बाद में मिडिल ईस्ट का प्लान था, लेकिन वो नहीं कंप्लीट कर पाया। और अभी क्योंकि मौसम इस तरह का होता है, हर कंट्रीज़ के हिसाब से आपने देखना होता है, तो जब मेरे पास ये एक विंडो आई कि मैं जनवरी या फरवरी में स्टार्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान से, तो ये एक आइडियल डेस्टिनेशन मेरे पास यही थी। मैंने कहा कि चलो एक तो अपना ख्वाब पूरा हो जाएगा और दूसरा ये एक मौसम भी आइडियल है। अदरवाइज़ अगर मैं समर में जब अब मैं सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, अगर मैं अभी ट्रैवल करूँ तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते लेकिन इजी होता है, क्योंकि थोड़ी सर्दी होती है। और बाइक पे आपको सर्दी होगी तो सर्दी भी लगेगी और अच्छी लगेगी क्योंकि बाइक पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको हर एलिमेंट जो भी आप महसूस कर सकते हैं। गाड़ी में तो आप बैठे हैं तो विंडो बंद की या हीटर ऑन कर लिया तो दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन बाइक पे वो आप हर चीज़ जो है वो को पता लग रहा होता है कि आज अगर ठंडा दिन है तो आपकी खैर नहीं है और गर्म है तो वो भी खैर नहीं है। अच्छा फिर अबरार मुझे ये बताइए कि जी सबसे इशू जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वीज़ा का। तो एक बाइक राइडर ने किस तरीके से तमाम तर मामलात निपटाए, रूट क्या रहा आपका, और ये 3 बर्रे आज़म कौन से आए आपके इस टूर ट्रिप में? आई एम नॉट श्योर कि 3 बर्रे आज़म कौन से है, लेकिन मैंने पाकिस्तान से शुरू किया। 2020 में मैंने जर्मनी से शुरू किया था और पाकिस्तान आया था, लेकिन अभी पाकिस्तान से ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, तो इनके वीज़ाज आई थिंक मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है जिसकी वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप कुवैत की तरफ जाएं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा ही नहीं मिलता, तो उसके लिए ऑप्शन ये होती है कि आपने इधर या तो जॉर्डन से क्रॉस करना होता है और या फिर स्पेशल परमिशन चाहिए होगी इराक से सऊदी अरेबिया की तरफ आने के लिए, क्योंकि वो बॉर्डर सिर्फ हज के टाइम पे ओपन होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन करते हैं। तो मेरे पास पासपोर्ट होने की वजह से थोड़ा सा इजी था कि मैं कुवैत को क्रॉस कर पाता। और इनिशियली मेरा प्लान भी जॉर्डन की तरफ था, लेकिन मेरा दरमियान में ईरान में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं 10-15 दिन राइड से मैंने ब्रेक ली और उस वजह से इतना टाइम नहीं बचा कि मैं रमज़ान में यहाँ पे पहुँच पाता मदीना में जो मेरा इनिशियल प्लान था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा अपना रूट चेंज करने के बाद मैं कुवैत से एंटर हुआ। अच्छा अबरार, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि जर्मनी से पाकिस्तान दिन आगे जो आपका सफ़र और आप इस वक्त आप सऊदी अरब में बैठे हैं, फ्यूल आप किस तरह से मैनेज करते थे? यकीनन रास्ते में मुश्किलात भी आती होंगी, रास्ते में कुछ ऐसे एरियाज़ भी आते होंगे जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो आपने उस सब पे कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली फ्यूल के लिए थोड़ा सा ये होता है कि नॉर्मली आप दिन अपना प्लान करते हो कि मैंने आज कितने किलोमीटर राइड करना है, और देखने में ज़रा जब बंदा सोच रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप प्लान करते हो तो आपको पता होता है कि रास्ते में कौन कौन से गांव या सिटीज़ से आप गुजर के जा रहे होते हो। अब मेरी बाइक जो है वो 300 किलोमीटर एक टैंक में कर जाती है, तो मुझे आइडिया होता है कि अच्छा इसके दरमियान में 2 या 3 सिटीज़ या गांव ऐसे होने चाहिए जहाँ पे फ्यूल जो है वो मिल जाता है। तो मैप पे जब आप जूम में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये पेट्रोल पंप्स आ रहे हैं। उसके अलावा और
बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली उन्होंने ऐप्स बनाई होती है जहाँ पे वो मार्क करते जाते हैं कि आपको अगर किसी एरिया में नहीं मिल रहा होता तो हो सकता है कि कोई शॉप वाला आपको बेच रहा होता है, तो उन्होंने वो पॉइंट मार्क किए होते हैं तो आपको पता चल जाता था यहाँ पे भी मिल सकता है। इसी तरह जिस तरह मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं भी उस मैप ऐप के ऊपर जो है वो मार्क कर दूंगा, तो कोई भी ट्रैवलर गुजर रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा। अच्छा अबरार, ये मुझे बताएं कि टोटल कॉस्ट आपकी सारी क्या आई? एक्चुअली मैंने कोई कॉस्ट जो है ना वो कैलकुलेट नहीं की, और मेरा एक बजट था और आई थिंक मैं उस बजट के अंदर जो है ना मैंने ट्रैवल किया। सऊदी अरेबिया जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, नॉर्मली मेरा बजट होता है दिन में अराउंड 50 to 60 US डॉलर। तो इसी के दौरान ईरान में जो है वो आप कह सकते हैं कि 30 to 40 US डॉलर में आप बड़े कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। और बाकी कंट्रीज़ में इराक इज़ एक्सपेंसिव, कुवैत इज़ एक्सपेंसिव, सिमिलरली सऊदी अरेबिया। तो अबरार, नेक्स्ट आप क्या हम समझे कि नेक्स्ट आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ हम आपको देखेंगे नेक्स्ट? एक्चुअली मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं जॉर्डन और बाद में सीरिया, लिबनान, पैलेस्टाइन, इसराइल, रेस्ट ऑफ GCC कंट्रीज़। तो ये मेरा अभी का प्लान है और उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह सेंट्रल एशिया की तरफ या रशिया की तरफ। सही है, ठीक है अबरार, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये कि आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हर शहर, हर इलाके की अपनी एक सकाफत होती है जो उसे नुमाया करती है। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाका है कैलाश, वहाँ की क्या सकाफत है और वहाँ के लोग अपने त्योहारों को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। फैसल अकेले चले गए, मैं तो कहती रही कि मुझे ले जाओ, लेकिन लेके नहीं गए। तो जब वो अकेले गए तो उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं और क्या कुछ देखा है उन्होंने, तो दिखाते हैं वो भी। मुनफरिद सकाफत, मुख्तलिफ अंदाज, कालाश। हसीन वादी, खूबसूरत लोग और दिलकश त्योहार। अगर हम कैलाश कल्चर को देखें तो ये ऐसा है कि ये पूरा नेचर से रिलेटेड है। हर चीज़ हम नेचर के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो जब ये साल ख़त्म हो रहा है और अभी बहार का मौसम शुरू हो रहा है, तो हम सारे इस बहार के मौसम में सब कुछ जो पिछले साल की सारी चीज़ें भूलकर अभी जो कि बहार की खुशामदीद के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। त्योहार की सुबह लोग जल्दी बेदार होते हैं, अपने मामूलात निपटाकर रिवायती लिबास ज़ेबतन किए गांव से नीचे उतरते हैं। कैलाशवर ज़बान में अम्मी को, मदर को आया कहते हैं। मेरे साथ एक आया मौजूद है। आया, अशपाता बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? हंसते हंसते कट जाते हैं रास्ते और फिर त्योहार का आगाज होता है। अब इस त्योहार में होता क्या है, चलिए ये पता करते हैं। इसका पहला दिन जो होता है वो फ्लावर डे होता है। फ्लावर डे को हम कहते हैं बिशा पारिक आदू। इस दिन ऐसा होता है कि अगर इस वैली में एक फ्लावर होता है जिसे बिशा कहते हैं, वो पहाड़ों में होता है। वो पहाड़ों में जाके वो लाया जाता है और एक सीक्रेट एरिया में उसे रखा जाता है, नीचे नहीं गिराते। दरिया को पार कर एक लंबी कतार की सूरत ऊंचाई पे कायम चरागाहों का रुख किया जाता है। एक पूरा काफिला चलता है जो कि आज के दिन की रसूमात के हवाले से पहले अपने पालतू जानवर यानी बकरियों से दूध धोता है और उसके बाद ये दूध और रोटी वगैरह लेके और इन मवेशियों को लेके ये ऊपर चरागाहों की जानिब जाते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने की है कि जब ये काफिला चलता है तो या तो आप इसके बिल्कुल आगे हों या आप इसको बिल्कुल पीछे हों। अगर आप इस काफिले के बीच में आते हैं तो ख़ातीन नाराज़ होती हैं। ख़ातीन, लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ और बच्चे ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए कई जगह रुकते हैं।
उसके बाद फिर जो हमारे जो माल मवेशियाँ भेड़ बकरे हम पालते हैं वो उनके दूध ले आते हैं हाई पास्चर से और लाके हम अपने फार्म जो हाउसेस है वहाँ जाके सबको जो हर वेलीज में गाना गाते हुए रक्स करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर वो दूध कलेक्ट करता है। ये एक सदका होता है हमारी तरफ से, क्योंकि हम हमारे जो भेड़ बकरी होते हैं तो सारे वेलीज हर एक फार्म में जाके वो सारे दूध कलेक्ट करते हुए अपने लास्ट मंजिल तक पहुँच जाते हैं। एक लड़का ढोल बजाता है और बाकी सब उसके गिर्द घेरा डालकर सालों पुराना रक्स करती हैं, सालों पुराने गीत गाती हैं। सदियों पुरानी रसूमात और रिवायात इन सदियों पुराने रास्तों से होते हुए आज भी वैसे ही ताबिंदा और दरख्शां हैं। ये कलाशी ख़वातीन आज भी अपनी रसूमात को जिंदा रखे हुए हैं, चाहे वो दूर दराज के गांव में पैदल चल के दूध इकट्ठा करना हो या फिर इनका ये रिवायती रक्स हो। दूर से देखने में कदीम तहजीब के अमीन लोग जदीद होना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं। जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें बहुत शौक़ है एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ के जो पहले लोग यहाँ पर बसते थे, हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारे अब्बू अम्मी थे, वो बिल्कुल उनको एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी उनकी, तो वो चाहते थे कि वो जो हम नहीं हासिल कर सके वो हमारे बच्चे हासिल कर सके। इन्हीं में से एक FSC की तालबा लाइबा भी हैं। मेरा नाम लाइबा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी FSC कर रही हूँ, FSC डिपार्टमेंट में हूँ। बुलंदी पे रहने वाली लाइबा मजीद बुलंद होना चाहती है। आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम पायलट है। तो फिर उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर ये अपना मिशन कंप्लीट करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने कल्चर और अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो 10,000 तकरीबन हमारे मुस्लिम ब्रदरान की है और 4,000 कैलाश कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ करके देखें तो हमारे जो कल्चर है, ये जो ओल्ड सॉन्ग्स है और जो परफॉर्मेंस है उनसे रिलेटेड है। तो वो सारे जो सॉन्ग्स है वो अभी, क्योंकि पहले जो लोग ऐसा हुआ करते थे कि एक जगह जमा होते थे, ये बातें होते थे, ये चीज़ें शेयर होके दूसरे को जाती थी। अभी ऐसा होता है कि एजुकेशन की वजह से जो यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको अब ये सॉन्ग्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं कैलाश कल्चर को किस तरह परफॉर्म करने, ये रिचुअल्स अभी आराम से भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए कि ये इनको भी आगे बढ़ा सके। बस आने वाले सयाहों से गुजारिश है कि कैलाश के कदीम हुस्न को जिम्मेदार सयाहत के जरिए फरोग दें, ना कि मकामियों को तंग और परेशान करें। ये ऐसा होता है कि जब यहाँ पर होते हैं तो एक तो फोटोग्राफी का काफ़ी मसला होता है कि वैसे अगर यहाँ जाओ तो पिक्चर्स बनाते हैं, और हमारे कैलाश वो ट्रेडिशनल में काफ़ी जो सेक्रेट एरियाज होते हैं जहाँ पर जैसे कि उन पर काफ़ी मतलब बात उठाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये इस तरह क्यों करते हैं, ये हमारा कल्चर है, ये पहले से होता आ रहा है, तो हम इसको कैसे वो कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे प्लेसेस होता है जहाँ पर बाज़ लड़कियाँ जाते हैं, लड़के नहीं जाते, तो उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और लोगों को वैसे पता नहीं होता है, और कुछ लोग यहाँ के ऐसा कहते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और टूरिस्ट आते हैं तो हम वैसे वो देखने के लिए आते हैं, तो हमें खुशी होती है कि वो हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल किसी के लिए नहीं मनाते, ये हम अपने लिए, अपने कल्चर के लिए हम खुद मनाते हैं। सदियों से कैलाश के ये रंग इसी तरह से सजते चले आ रहे हैं। मौसम सरमा हो, मौसम गर्मा या फिर मौसम बहार, कैलाशी ख़वातीन इसी तरीके से अपनी सदियों पुरानी रिवायात और रसूमात जिंदा रखे हुए हैं। सैयद फैसल करीम, समा, बम्बुरेत, कैलाश। चलें जी, आप कैलाश जाएं, खूबसूरती को एक्सप्लोर करें। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।